Hi there, learner. Welcome to Devraj YouTube channel. If you like our videos, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get regular update. आज हम चैप्टर 2 का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट गैप जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग क्या होती है. अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन टू गाइड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें हेल्प करते हैं कंपनी को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. सबसे फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सिंपल मीनिंग, पर्सनल ट्रांजेक्शन नॉट इंक्लूड इन बुक कीपिंग ऑफ कंपनी. द ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद अ बिजनेस मस्ट बी सेपरेट रिकॉर्डिंग फ्रॉम दोज इट्स ऑनर और अदर बिजनेसेस. अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी उसके ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो हम कंपनी की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, ऑनर ने अपने लिए एक कार परचेज़ की है, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस है या जितनी उसकी कॉस्ट आई है तो वो हम कंपनी की जो फिजिकल बैलेंस शीट होगी उनमें उनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो उसकी एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है. तो गैप का फर्स्ट प्रिंसिपल और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कंपनी की और जो उसकी ऑनर की है ट्रांजेक्शन दोनों सेपरेटली रिकॉर्ड होंगी. देन कम ऑन second principle, going concern assumption. The assume that during and beyond the next financial fiscal period, a company will complete its current plans, use its existing asset and continue to meet its financial obligation. अब गोइंग कंसर्न एजम्पशन प्रिंसिपल कहता है कि कंपनी को चाहिए कि पहले फिजिकल पीरियड जो कंटिन्यू चल रहा है करंट, उसमें उसके एग्जिस्टिंग एसेट को यूज़ करे और जितनी भी उसकी लाइबिलिटी हैं ऑब्लिगेशन हैं उनको कंप्लीट करे. जैसे कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है 10 मिलियन का, तो उसे चाहिए कि पहले साल में या जितना उन्होंने उन कंपनी से टाइम पीरियड पे लोन लिया है पहले वो कंप्लीट करे, देन अगेन अप्लाई फॉर नेक्स्ट लोन. ऐसा नहीं है कंपनी ने पहले एक जो लोन लिया है वो उनको पे आउट ना किया हो और वो नेक्स्ट लोन के लिए अप्लाई कर दें. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि कंपनी चाहिए पहले फिजिकल ईयर में जितनी भी एसेट्स उनके पास हैं, जितनी लाइबिलिटीज़ है, पहले उनको कवर अप करें, देन मूव फारवर्ड. Full disclosure principle. The full disclosure principle is a concept in accounting and financial reporting that require companies to provide complete and accurate information about their financial performance, position and cash flow. अब तीसरा प्रिंसिपल जो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बताता है कंपनीज को कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन फिजिकल बैलेंस शीट में प्रोवाइड करनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए अबाउट देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन एंड कैश फ्लो, कि उनके पास कितने एसेट हैं, उन पर कितनी लाइबिलिटीज़ है और उनकी मार्केट में अभी क्या पोजीशन है. It involves disclosing all relevant information that may be influence the decision of stakeholders, including investor, creditor, and regulators. जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में ऐड करनी है उससे क्या होगा, लोगों को इन्फ्लुएंस होगा और स्टेक होल्डर उस पर सही डिसीजन ले सकेंगे कि उन्होंने किस में पैसा अपना इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना है. फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ गैप, यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रिंसिपल. Asset, liabilities, and equity should account should be recorded and report in terms of common currency such as dollar, euros, and should be expressed in a single unit of a year. अब यूनिट ऑफ बायर प्रिंसिपल कहता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी को एक ही कॉमन करेंसी में नोट डाउन करना है ताकि उनको एंड दी साल के आखिरी में या एंड दी जब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उनको पता चल सके कि उनके पास कितने एसेट हैं, कितनी उन पर लाइबिलिटीज़ हैं और कितनी उन्होंने इक्विटीज़ में या जितना ओनर का पैसा उन्होंने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है. एग्जांपल डॉलर, यूरो एंड पाउंड, कि उन्होंने आल कंपनी की ऑपरेशंस को ना एक ही करेंसी में नोट डाउन करना है, या तो रुपीज़ में होगा या डॉलर में होगा या यूरोस में होगा या पाउंड में होगा. Fifth principle of GAAP is accounting period assumption. An organization financial activities can be divided into discrete time periods such as month, quarter, and years, and that financial statement can be prepared to reflect the financial performance and positioning of organization during each year. अब ये बेसिकली कहता है कंपनी ने ना अपने कुछ अजम्पशन मतलब कुछ मंथ्स खुद से ना उन्होंने अज्यूम किए होते जैसे कि क्वार्टरली, सेमी एनुअली या 3 मंथ्स, 4 मंथ. जैसे कि उन्होंने अपने कंपनी में टारगेट रखे होते हैं ना कि किसी एम्प्लॉय ने ये टारगेट जो है 3 मंथ्स में अचीव करना है, कि ये किसी मैनेजर ने 6 माह में इतने यूनिट सेल आउट कराने हैं. तो ये कि कंपनी ने खुद से कुछ चीज़ों को टाइम पीरियड को अज्यूम किया होता है क्वार्टरली ताकि उनको पता लग सके कि उनकी इतनी ड्यूरेशन या इस टाइम पीरियड के बाद उनकी क्या पोजिशनिंग है मार्केट में. सिक्स प्रिंसिपल ऑफ गैप, रेवेन्यू रिकन्जेशन. सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है गैप का वो यही है. द प्रिंसिपल कहता है द प्रिंसिपल स्टेट दैट द रेवेन्यू इज अर्न विच इज फ्रॉम सेल इट्स गुड्स और सर्विस इज डिलीवर्ड टू द समवन मीन्स रिसीवर कैश और नॉट. अब ये प्रिंसिपल कहता है कि हमने जो
किसी भी कंपनी का गुड है या सर्विसेज किसी कस्टमर को दे दी हैं, तो हमने उनको क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट या गुड बुक में रिकॉर्ड करना है, भले हमें अभी पैसे रिसीव हुए हों या ना हुए हों, क्योंकि हमने अपनी सर्विस दे दी है। तो हमने अब क्या करना है, अपनी बुक कीपिंग में इसको रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल, कंपनी सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट फॉर $5,000 द जनरलाइज एंट्री। अब देखिए उसने क्या है, उसने किसी कस्टमर को कोई गुड्स या प्रोडक्ट सेल आउट किया, कितने का, 5,000 का ऑन क्रेडिट पे। तो इसमें देखिए हमने सोल्ड आउट कर दिया है। तो रेवेन्यू प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपने अपनी कोई सर्विस या गुड्स किसी कस्टमर को सेल आउट कर दिया है, तो आपने इसको रिकॉर्ड करना है, भले आपको पैसे अभी रिसीव हुए हों या ना हुए हो। तो इसमें हमने क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5,000 एंड सेल इज क्रेडिट। सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ गैप इज मैचिंग प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल स्टेट दैट द एक्सपेंस शुड बी मैच टू द रेवेन्यू इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अब मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हमने रेवेन्यू को, और जो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमें एक्सपेंसिव बियर करने पड़े, उनको सेम पीरियड में नोट डाउन करना है। ऐसा ना हो कि रेवेन्यू हम इस साल का नोट डाउन कर रहे हूँ बैलेंस शीट के अंदर, और एक्सपेंसेस जो होंगे ना वो पिछले साल के उसमें क्या कर रहे हूँ, बुक कीपिंग में कर रहे हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है जिस साल में रेवेन्यू जनरेट हुआ है और जितने उन पे ऑपरेशन एक्सपेंसिव आए उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो वो हम क्या करेंगे, एक ही पीरियड में उसे नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल, ऑन December 30 कंपनी टोटल रेवेन्यू 10,000 एंड टोटल expensive 4,500 which are not paid. On January 15 company total revenue 15,000 and total expenses 6,500. देन 4,500 कौन सा है, जो कि पिछले साल 2012 का एक्सपेंस है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके रेवेन्यू में से माइनस करते हैं तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4,000। तो ये क्या है, ये वैल्यूएशन है किसकी, मैचिंग प्रिंसिपल की। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस मंथ में या जिस साल में आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है और उस रेवेन्यू जनरेट करने के जितने आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देने पड़े, तो आपने उसको उसी पीरियड में क्या करना है, नोट डाउन करना है। जैसे 10,000 रेवेन्यू जनरेट किया था हमने 2012 में ना, तो ये जो 4,500 एक्सपेंस आया, तो वो हमने किससे, 10,000 से ही माइनस करना है, ना कि वो हमने अगले साल जो हमारा रेवेन्यू आया 2013 के अंदर 15,000, उसमें से इसको करना है माइनस ना। अब 15,000 हमने रेवेन्यू जनरेट किया 2013 के अंदर ना, तो उस पर कितना एक्सपेंस आया, एक्सपेंस पे है 6,500। तो हम 15,000 में से 6,500 माइनस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट जो होगा इस साल का 2013 का वो होगा 8,500। ठीक है, जिस ईयर में रेवेन्यू जनरेट होगा और उस रेवेन्यू जनरेट करने के जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, हमने उसको उसी पीरियड में फिजिकल या उसी फिजिकल ईयर में उसको करना है, नोट डाउन करना है, ना कि उसको अगले साल नोट डाउन करना है। जैसे रेवेन्यू 2012 का था और हम उसके, और जो उस पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हम 2013 में इसको लिख रहे थे। तो ये क्या है, वॉल्यूशन है किसकी, मैचिंग प्रिंसिपल की।